हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको हरित ग्रह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। दोनों ही टॉपिक आपके अलग अलग हैं और एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो दोनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही टॉपिक को मैं आपको काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो नोट्स को लेने के लिए सबसे पहली बात आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक आपको दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह जो प्रभाव है इसे पौधा घर के नाम से भी जाना जाता है और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वहीं जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है इसे ऊष्मीय ताप या फिर वैश्विक ऊष्मीयकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही आपकी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं होती हैं, दोनों ही आपकी डिफरेंट होती हैं। जो आपका हरित ग्रह प्रभाव है ये आपकी पृथ्वी के लिए लाभदायक होता है, वहीं जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है ये आपके पृथ्वी के लिए हानिकारक होती है। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि आपका हरित ग्रह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग दोनों होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको हरित ग्रह प्रभाव के बारे में बताऊंगी। तो जो आपका हरित ग्रह प्रभाव है गाइस, ये आपकी एक सबसे पहली बात नेचुरल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उसको जो है वो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किरणों के कुछ भाग को। साथ ही साथ जो कुछ किरणें होती हैं वो वायुमंडल से ऊपर चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिसके द्वारा पृथ्वी में जो है वो टेम्परेचर बना रहता है और इसी की वजह से जो है वो पृथ्वी पे जीवन संभव है। पेड़ पौधे, हम सभी जीव जंतु, सभी लोग जो है वो अच्छी तरह से जीवन यापन कर पाते हैं। सोचो यदि हरित ग्रह प्रभाव की प्रोसेस नहीं होगी तो आपकी जो पृथ्वी ग्रह है ये ठंडा बना रहेगा, यानी कि ठंडा से मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही निम्न रहेगा और यदि यहाँ पर निम्न टेम्परेचर हुआ तो हम सभी भी नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे और जीव जंतु भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये जो आपकी हरित ग्रह प्रभाव यानी हरित ग्रह की जो प्रोसेस है ये आपके पृथ्वी के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन और सभी कुछ इसके नोट्स के अंतर्गत मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहली बात मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो प्रकाश का कुछ भाग पेड़ पौधे एवं पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ प्रकाश का भाग वापस चला जाता है। तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित प्रकाश से पृथ्वी गर्म रहती है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या होता है, जब आपकी सन से जो लाइट निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, उसका कुछ भाग पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, साथ ही साथ कुछ किरणें जो है वो वापस बाहर निकल जाती हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी पृथ्वी है वो आपकी गर्म बनी रहती है। तभी आप देखेंगे कि दिन में आपकी हल्की सी गर्माहट रहती है, अपितु रात में आपकी हल्की सी ठंडकपन आ जाता है आपके मौसम में। क्यों? क्योंकि दिन में आपका सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी के ऊपर। जब पृथ्वी घूम जाती है तो आपकी रात हो जाती है और रात में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो जाती है। अब सोचिए यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा तो पृथ्वी आपकी 24 घंटे ठंडी रहेगी और ठंडी रहने का मतलब है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो निम्न रहेगा। निम्न का मतलब है कि -0, 1, 2, 3 इस तरीके से माइनस में टेम्परेचर रहेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से काफी ठंड होती है। ठीक है, तो जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो प्रकाश की कुछ किरणें पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और कुछ किरणें ट्रांसमिट कर दी जाती हैं, जिससे पृथ्वी जो है वो गर्म बनी रहती है और इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये जो घटना है ये प्राकृतिक घटना होती है जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म बनी रहती है और यही इसकी डेफिनेशन है और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के डायग्राम है। देन इसके बाद कहा गया है ठंडे मौसम में कई प्रकार के पौधे एवं फसलों के लिए कांच के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस या पौधा घर कहते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है इसे पौधा घर के नाम से जाना जाता है। तो क्यों इसे पौधा घर के नाम से जाना जाता है? काफी सारे देशों में क्या होता है कि जब आपकी ठंड पड़ती है
तो वहां के लोग क्या करते हैं, एक कांच का उपकरण बना लेते हैं या कांच की कुछ नर्सरी टाइप बना लेते हैं। वहां पर क्या करते हैं, आपके पौधे उगाते हैं या फिर फसल उगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कांच का उपकरण है या फिर कांच है वो आपके प्रकाश से आने वाली किरणों को अंदर अवशोषित तो कर लेता है लेकिन उत्सर्जित नहीं करता है। यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो अंदर तो आ जाती हैं लेकिन वहां से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है, जिससे कि आपका टेम्परेचर अच्छा बना होता है ठंडियों में और जो पेड़ पौधे हैं वो आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को पौधा घर के नाम से भी जाना जाता है। और यही कहा गया है ठंडे मौसम में कई प्रकार के पौधे एवं फसलों के लिए कांच के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस कहते हैं या फिर इस प्रक्रिया को पौधा घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपके इंडिया के भी कई भागों में की जाती है, साथ ही साथ विदेशों में भी की जाती है। कांच की नर्सरी टाइप बनाई जाती है जहां पर पेड़ पौधों को उगाया जाता है। कांच की नर्सरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कांच आपका सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंट का कार्य भी करता है एक तरीके से, और उससे जो है वो प्रकाश की किरणें आ जाती हैं, लेकिन जो आपका कांच है वहां से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे आपका टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, जो कि पौधों के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है अतः ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है, जिसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। पृथ्वी हमारी गर्म रहती है, पृथ्वी पर टेम्परेचर सही बना रहता है, जिस वजह से हम रह लेते हैं। न केवल हम पेड़ पौधे जीव जंतु सभी लोग आसानी से पृथ्वी पर जीवन यापन कर लेते हैं टेम्परेचर मेंटेन की वजह से। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो ग्रीन हाउस की प्रोसेस है इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें जो है वो आपका टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यदि ग्रीन हाउस की प्रक्रिया नहीं होती तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पूर्ण रूप से वापस चला जाता और पृथ्वी का टेम्परेचर निम्न बना रहता। इस कारण से पृथ्वी हमारी ठंडी रहती, जिससे मनुष्य पेड़ पौधे जीव जंतु सभी का जीवन यापन असंभव हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए जानते हैं ग्रीन हाउस प्रोसेस के बारे में। तो जो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया है इसमें मुख्य भूमिका निभाती है आपकी ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, उसको अवशोषित करती हैं, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पृथ्वी की सतह जिससे गर्म हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है जब आपकी सूर्य के प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वहां पर आपका ग्रीन हाउस की प्रोसेस होती है, और ग्रीन हाउस की प्रोसेस के द्वारा जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं पृथ्वी के अंदर, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से आपकी पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और पृथ्वी की सतह गर्म होने से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी ग्रीन हाउस की प्रोसेस होती है उसमें मुख्य भूमिका निभाती है आपकी ग्रीन हाउस गैसें। अब बात आती है कि आपकी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ये जो सारी गैसें होती हैं ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो कि ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य करती हैं और वायुमंडल से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी ग्रीन हाउस की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसें करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ग्रीन हाउस प्रभाव की डेफिनेशन। क्या होता है, जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो प्रकाश का कुछ भाग या किरणों का कुछ भाग पौधों द्वारा या पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एवं कुछ भाग ट्रांसमिट कर दिया जाता है या पृथ्वी से बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है पृथ्वी द्वारा अवशोषित प्रकाश से पृथ्वी गर्म हो जाती है और इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये घटना बहुत ही जरूरी होती है पृथ्वी के लिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी में 24 घंटे टेम्परेचर डाउन बना रहेगा, टेम्परेचर निम्न बना रहेगा, टेम्परेचर माइनस में बना रहेगा, जिससे पृथ्वी पर जीव जंतुओं का, हम सभी का, सभी वनस्पतियों का जीवन यापन असंभव हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हुए आपका ग्रीन हाउस प्रभाव की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लाभ, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट से। GHE यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला है, यह पृथ्वी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये आपका तापमान में यानी टेम्परेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है, इसी प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का बदलाव बना रहता है। यानी कि आपने ऋतुएं सुनी होंगी, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ये सभी बदलती रहती है आपके टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण। जब आपका टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तभी आपकी सर्दियां आती हैं, तभी आपकी गर्मियां आती हैं और तभी आपकी वर्षात आती है। यदि आपका टेम्परेचर में परिवर्तन ना हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा जिसका हानिकारक प्रभाव आपकी पृथ्वी पर ही पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण टेम्परेचर परिवर्तित होता है और टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। इसके कारण ही आपके ऋतुओं में बदलाव आता है, ऋतुओं में बदलाव के कारण ही आपका मौसम चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, इसी प्रभाव के कारण सूर्य से आने वाली किरणें, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं वो वापस लौट जाती हैं। साथ ही साथ जो सुरक्षित प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर आता है। यानी कि जो हानिकारक किरणें आ रही हैं सूर्य से वो वापस ट्रांसमिट हो जाती हैं, वो वापस चली जाती हैं और जो अच्छी अच्छी सुरक्षित किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बर्फ पानी में, पानी वाष्प में और वाष्प बारिश के रूप में बदल जाता है, जिससे हम जो है वो इन तीनों स्टेजेस का यूज कर सकते हैं वाटर की, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए ग्रीन हाउस इफेक्ट के या ग्रीन हाउस प्रभाव के या पौधा घर के। याद रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। सभी एग्जाम्स में आपके देखा जाता है यहाँ से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो पृथ्वी के टेम्परेचर में नियंत्रित रखना या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना या पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल रहना आपका ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। एक और ग्रीन हाउस प्रभाव के काफी सारे लाभ भी हैं और एक और ग्रीन हाउस प्रभाव के काफी सारे दुष्परिणाम भी है यानी हानियां भी हैं। हानियां ऐसे कि जब आपकी हानिकारक गैसें की बढ़ोतरी होगी तो आपके कई प्रकार के रोग जन्म लेंगे, ज्यादा ही पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, कई प्रकार की हानिकारक बीमारियां वनस्पतियों में उत्पन्न होने लगेंगी और साथ ही साथ आपके पूरे वातावरण को नुकसान झेलने को पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग में बताऊंगी ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम, ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहला आपका ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया इजी लैंग्वेज में, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे वैश्विक ताप या फिर वैश्विक ऊष्मीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। GW यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहली बात, ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ होता है गर्म होना, यानी पृथ्वी का गर्म होना आपका कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का गर्म होना कहलाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब बात आती है कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है, तो इसको मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाती हूँ। कुछ गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जब पृथ्वी से ऊष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे कि वायुमंडल में इन गैसों की लगातार वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी आपकी गर्म हो जाती है और इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या होता है कि जब आप ज्यादा एसी, ज्यादा रेफ्रिजरेटर या फिर ज्यादा फ्रिज वगैरह या फिर कोई ऐसे हानिकारक उपकरणों का यूज करते हो जिनसे कि आपकी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुई, तो ये क्या करती हैं, ये आपकी ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर रोकने का या बाहर जाने का काम करती हैं। जब आपकी ऊष्मा वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाएगी तो आपकी पृथ्वी गर्म हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी के ऊपर एक चादर सी बना लेती है ये आपकी हानिकारक गैसें, जिसके कारण ये जो आपकी ऊष्मा है वो नहीं जा पाती है। ऊष्मा जब आपकी नहीं जा पाती है तो ये आपकी पृथ्वी को गर्म करती है। जब आपकी पृथ्वी को ये ज्यादा ही गर्म कर देती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है। तो कुछ हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुई, मीथेन हुई, ये सभी क्या करती है, पृथ्वी से ऊष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकने का काम करती है, यानी पृथ्वी के ऊपर एक चादर टाइप बना लेती है ये सारी गैसें, जिससे कि क्या होता है कि जब आपकी ऊष्मा बाहर निकलने को आती है तो ये गैसें ऊपर एक चादर टाइप बना लेती हैं और उन गैसों को ट्रांसमिट कर देती हैं, जिससे कि आपकी पृथ्वी गर्म हो जाती है और इस घटना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो पृथ्वी का गर्म होना या पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होना कहलाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग, और यही कहा गया है इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत। ठीक है, सो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ग्लोबल वार्मिंग की। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या दुष्परिणाम या क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे कि महासागरों का पानी स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई तटीय क्षेत्र डूबने की स्थिति में हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, जो आपकी पृथ्वी है जब वो गर्म होगी तो गर्म होने से टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, वो आपके पिघलने लगते हैं। वो पिघलने लगते हैं तो उनका पानी आपका महासागरों में या बड़ी बड़ी नदियों में जाने लगता है, जिससे कि नदियों या महासागरों के किनारे स्थित आपके जो क्षेत्र होते हैं वो डूबने की स्थिति में आ गए हैं या उनके डूबने का खतरा बढ़ गया है। सो यही कहा गया है, बढ़ते टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके कारण महासागरों में पानी का स्तर बढ़ रहा है और उनके किनारे जो स्थित तटीय क्षेत्र हैं वो डूबने की स्थिति में आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे बाढ़ आना, सूखा पड़ना और कई प्रकार के तूफान जैसी आपदाएं पैदा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु भी आपकी परिवर्तित होती है, जिससे कि कई प्रकार की आपकी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बढ़ते CO2 यानी कार्बन डाई का स्तर पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो ये आपके जलीय जीवों को, पेड़ पौधों को, सभी को प्रभावित करती है, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा बढ़ते टेम्परेचर में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। स्किन से रिलेटेड रोग, पेड़ पौधों में कई प्रकार के रोग, जीव जंतुओं में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ इन हानिकारक गैसों से आपकी ओजोन परत का भी ह्रास होता है। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, अगर इसी तरह से हानिकारक गैसों में वृद्धि होती रही तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कई प्रकार के आपके जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे। कई प्रकार की हानिकारक गैसों की बढ़ोतरी से आपके नए नए रोग जन्म लेंगे, तेज हवाएं चलने लगेंगी, पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को झेलने को मिलेगी। ठीक है, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती अपनी पृथ्वी के लिए। वहीं एक और यदि ग्रीन हाउस प्रभाव को देखा जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारी पृथ्वी के लिए लाभदायक होता है या यूजफुल प्रोसेस होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। जितना ज्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे उतना ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का टेम्परेचर नियंत्रित रहेगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हानिकारक गैसें उत्पन्न करने वाले उपकरणों का यूज बंद करना चाहिए। इनका यूज हम कम कर देंगे, जैसे कि फ्रिज हुए, AC, रेफ्रिजरेटर। यदि इन हानिकारक उपकरणों का यूज हम बंद कर देंगे तो आपकी हानिकारक गैसें नहीं निकलेंगी। जब आपकी हानिकारक गैसें नहीं निकलेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस भी रुक जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बनाई गई थी आपकी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं या ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बताए ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ जो मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बताए थे वही आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम है।
कैसे? क्योंकि जो आपकी हानिकारक गैसें हैं जब उनमें बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होने से आपके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी और टेम्परेचर में वृद्धि ही कहलाती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर में ही वृद्धि से आपके ग्रीन हाउस प्रभाव पर भी खतरा पड़ता है और ग्रीन हाउस प्रभाव के यही सभी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था ग्लोबल वार्मिंग के जो जो प्रभाव होंगे वही सभी आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक क्लियर कराए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि पौधा घर, और दूसरा मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मीयकरण। तो दोनों के दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव में मैंने आपको बताया सूर्य से आने वाली किरणें आपकी पृथ्वी के द्वारा कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ भाग ट्रांसमिट कर लिया जाता है, जिससे कि पृथ्वी आपकी हल्की सी गर्म बनी रहती है और आपका पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित बना रहता है। वही मैंने आपको वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत बताया कि जो आपकी हानिकारक गैसें होती हैं वो पृथ्वी के ऊपर एक चादर टाइप बना लेती है, जिससे कि आपकी जो ऊष्मा है वो वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, जिससे आपकी पृथ्वी गर्म हो जाती है। और जब आपकी पृथ्वी गर्म हो जाती है तो आपकी पृथ्वी के गर्म होने से टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। टेम्परेचर में वृद्धि होने से कई प्रकार के हानिकारक दुष्परिणाम पृथ्वी को झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके यदि पीडीएफ को आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।